जनाब स्पीकर, इस ऐवान की राय में पाकिस्तान को करारदाद पाकिस्तान से हासिल शुदा शनाख्त के शनाख्ती बहरान का सामना है। पेश करदा करारदाद में ऐवान से मुराद ऐवान पाकिस्तान है, जिसमें ऐवान ज़ेरी और ऐवान बाला दोनों के अरकान शामिल हैं। पाकिस्तान से मुराद वो मुल्क है जो 1947 में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की अनथक जद्दोजहद के बाद वजूद में आया। करारदाद पाकिस्तान से मुराद वो करारदाद है जो 1940 को AK फजलुल हक की जानिब से पेश की गई और जिस पर इत्तफाक के बाद एक अलग मुस्लिम रियासत के क़याम के ऊपर इत्तफाक किया गया। हासिल शुदा शनाख्त से मुराद वही शनाख्त जो इस करारदाद के पेश होने के बाद मुसलमान मुख्तलिफ हिंदुस्तान के मुत्तहदा हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में पाए जाने वाले मुसलमानों को मिलने वाली वो शनाख्त थी जो 1947 के बाद पाकिस्तान की सूरत उनको पाकिस्तानी शनाख्त मिली। और शनाख्ती बहरान से मुराद वो बहरान है कि आज के दौर में वो शनाख्त जो करारदाद पाकिस्तान के बाइस उन मुसलमानों को मिली कि जिन्होंने हिंदुस्तान से या तो पाकिस्तान हिजरत किया, पाकिस्तान में पहले से मौजूद थे, कि उनका अमल उस शनाख्त की अब नफ़ी कर रहा है, तरदीद कर रहा है। तो अब आते हैं सबसे पहले ज़रूरत पर। यह करारदाद पेश करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? तो बहरान शनाख्त के बाइस 74 साल तारीख़ में मुसलसल लिसानी फसादात में जानी और माली जो नुकसान हुआ, उसकी पेश नज़र इस करारदाद को पेश करना और इस पर बहस करना इंतहाई ज़रूरी था, ताकि मसले को तस्लीम करके आगे बढ़ा जाए। और अब बातें हैं उसूल बहस पर कि उसूल बहस जो है वो क्या होगी। जो प्रिंसिपल है हमारा इसके ऊपर वो ये था कि चूँकि मुख्तलिफ लिसानी इकाइयों और फ़िरक़ों के दरमियान जो फसादात फूट पड़े हैं, जिसके बाइस जानी और माली नुकसान देखने में आया, जिसकी मिसाल मैं आपको आगे अपने एलओएस में दूंगा, जो जानी और माली नुकसान देखने में आया, इस तमाम को रोका जा सके और अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर किया जा सके, ये उसकी जानिब पहला अमली कदम होगा। अब बात करते हैं एलओएस की। तो हमारा सबसे जो पहला एलओए है वो है कि कौम परस्त सियासतदानों की जानिब से ज़ाती मफाद की खातिर पाकिस्तानी शनाख्त को दफन करके लिसानी और कौमियतों को फ़रोग़ दिया गया। जनाब स्पीकर, ये बात किसको नहीं मालूम कि 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तब हम एक ऐसा ख्वाब लेकर आए थे कि एक मुत्तहद मुसलमान कौम जो कि पाकिस्तानी कहलाएगी, वो कौम के जो कामयाबियों और तरक्कियों की बुलंदियों को छू लेगी। लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसे कि करारदाद पाकिस्तान से हासिल शुदा शनाख्त का तो क्या तहफ़्फ़ुज़ करते, वो करारदाद पाकिस्तान पेश करने वाले AK फजलुल हक जो कि खुद एक बंगाली थे, जब उनकी कौम अक्सरियत हासिल करती है तो अक्सरियत हासिल करने के बाद बजाय इसके कि उनकी कौमियत को, उनकी कौम को इस बात का हक दिया जाता कि वो आए और अपनी हुकूमत कायम करें, उनको उनके इस हक से महरूम कर दिया गया, जिसकी वजह सिर्फ एक थी कि अपने ज़ाती मफाद का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके, पाकिस्तानी शनाख्त का तहफ़्फ़ुज़ न किया जा सके, बल्कि मुख्तलिफ कौमियतों की शनाख्त का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। इसके बाद इसकी मिसाल हमें वहाँ भी दिखाई देती है कि जब उन बिहारियों को जो आज तक बंगाल के अंदर मौजूद हैं, उनको शनाख्ती कार्ड देने से इनकार कर दिया जाता है, सिर्फ किस बाइस, ताकि पाकिस्तान के अंदर अपने ज़ाती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। जनाब स्पीकर, देखा जाए तो पाकिस्तानी शनाख्त पर यह भी एक हमला है, क्योंकि वो भी उतने ही पाकिस्तानी थे जितने हम पाकिस्तानी थे, लेकिन अपने ज़ाती मफादात की खातिर उनको पाकिस्तानी शनाख्त देने से, शनाख्ती कार्ड देने से इनकार कर देना पाकिस्तानी शनाख्त पर एक हमला है। इसके बाद लिसानी फसादात की एक और मिसाल उस वक्त सामने आई जब गौहर अयूब खान के बेटे ने कराची में बस्तियों पर गोलियों की बौछार कर दी, सिर्फ किस बाइस कि कराची के लोगों ने मोहतरमा फातिमा अली जिन्ना की हिमायत की थी कि वो पाकिस्तानी थे, कि वो पाकिस्तानियत का साथ दे रहे थे, कि वो पाकिस्तानी शनाख्त का साथ देते थे, लेकिन उनको सजा इस बात की मिली कि उन्होंने किसी पठान का साथ नहीं दिया। जनाब स्पीकर, याद रखा जाए कि एक
दफ़ा कि याद रखा जाए कि उर्दू बचाओ तहरीक के दौरान जब रईस अमरोही ने उर्दू का जनाजा हैज़रत धूम से निकले, जब उन्होंने उर्दू बचाओ तहरीक चलाई, तब उनके ऊपर भी गोलियां चलाई गईं। बात करते हैं कि करारदाद पाकिस्तान जो थी उसके अंदर क्या मौजूद था, उसमें मौजूद था कि मुख्तलिफ ऑटोनोमस स्टेट्स होंगी, लेकिन 55 साल तक मुल्क के अंदर वफाकी निज़ाम लागू रहा, जो कि करारदाद पाकिस्तान की नफी करता है। और चूंकि करारदाद पाकिस्तान की नफी करता है तो पाकिस्तानी शनाख्त की नफी करता है, क्योंकि यह तर्ज हुकूमत पाकिस्तानी शनाख्त का इकास नहीं था। इसके बाद बात करते हैं कि 55 साल वफाकी हुकूमतें तो रहीं, लेकिन फिर 35 साल आमरीतें भी रहीं। वो आमरीतें कि जिन्होंने एक मरतबा फिर पाकिस्तानी शनाख्त पर हमला तर्ज हुकूमत बदल कर किया। इसीलिए पाकिस्तानी शनाख्त पर मुसलसल हमले के बाद पाकिस्तानी इन कौम पर सियासतदानों की जानिब से जब अपनी कौमियत की पहचान को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश की गई और पाकिस्तानी शनाख्त पर एक नहीं दो नहीं बार बार हमला किया गया, जिसकी एक और मिसाल हमें तब नजर आती है कि जब जनरल टीका खान ने बलूचिस्तान के अंदर उन लोगों पर बलूचिस्तान में बजाय इसके कि लोगों के मसाइल सुने जाते, लोगों की बातें सुनी जाती, जो दिल आज़ारी हुई उस पर उन लोगों के मसलों को हल किया जाता, बजाय इसके उन लोगों के ऊपर गोलियां चला दी गईं। और जो ऑटोनोमस स्टेट्स का वादा करारदाद पाकिस्तान के अंदर मौजूद था, एक मर्तबा फिर उसकी तरदीद कर दी गई और करारदाद पाकिस्तान की खुलकर नफी की गई, जो शनाख्त पाकिस्तान के ऊपर एक मर्तबा फिर हमला था। इन तमाम लिसानी फसादात की बाइस पूरी की पूरी कौम ना सिर्फ गुमराह हो गई बल्कि एक शनाख्ती बहरान में मुब्तला हो गई, जिसके बाद पाकिस्तानी शनाख्त का बहरान शदीद से शदीद तरीन होता चला गया और हमारा दूसरा एले पाकिस्तान के इस्लामी अहकामात और इक़दार के निफाज का भी फुकदान है। ये तमाम डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर साहब आके बताएंगे। बहुत शुक्रिया। शाहज़ेब सोहेल ने 7 मिनट और 20 सेकंड अपने ख्यालात का इजहार किया। टीम अपोजिशन से लीडर ऑफ अपोजिशन असफर इमाम तशरीफ लाइए। टीम एनईडी से असफर इमाम। सदर अली वक्कार, आज के ऐवान में सबसे पहले गवर्नमेंट का फर्स्ट स्पीकर आता है, वो डेफिनेशन सेट करके जाता है। डेफिनेशन चले हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसका कोई मसला नहीं है। उनकी नीड थोड़ी सी वेग है लेकिन चले उसके ऊपर भी ज़्यादा कोई मसला नहीं है। उनकी प्रिंसिपल आती है, प्रिंसिपल के ऊपर वो बोलते हैं कि फ़िरक़ों के दरमियान फसाद है, हम उसको हल करने के लिए आए हैं। हम यहाँ पे थोड़ा क्लैश जाएंगे, फिर हमारा प्रिंसिपल स्टेट का वसीदर मुफाद है और हम आज साबित करेंगे अपने लाइन ऑफ आर्गूमेंट से और उनके लाइन ऑफ आर्गूमेंट्स को गिरा के कि ऐसा क्यों है और कैसे है। चले सबसे पहले बात करते हैं, उनका फर्स्ट स्पीकर आता है, वो आके खड़े होते हैं, बड़ी शानदार तकरीर करता है, लेकिन शायद वो मौजू को समझ नहीं पाता। वो बार बार वो वाले मसले उठा देता है जो पॉलिसी से ज़्यादा रिलेटेड है। उसको स्टेट लेवल पे आके ये बात आइडेंटिफाई करनी चाहिए थी कि आइडेंटिटी क्राइसिस होता क्या है, कैसे होता है, क्या वजूहात होती हैं उसकी, उससे किस तरह से नुकसान हो रहा है और किस तरह से पाकिस्तान उसका अमल नहीं कर रहा। चलें बात करते हैं सबसे पहले लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट की जो वो अपनी तरफ से लेकर आए। उन्होंने बोला कि ज़ाती मफाद के खातिर पाकिस्तान के इमेज को दफना दिया गया है। चलें बात करते हैं इसके ऊपर। भाई आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे लॉज के अंदर, हमारी पॉलिसीज़ के अंदर, हमारी फॉरेन पॉलिसी के अंदर क्या आपको इस्लाम का मद्देनजर नहीं नजर आता? क्या आपको ये नहीं नजर आता कि वो इस्लाम की बेसिस पे ये तमाम चीज़ें रखी गई हैं? अगर हमें इतना ही मफाद था और ज़ाती मफाद के लिए हम इस्लाम के इमेज को दफना रहे थे तो क्या आज हम इसराइल को एक स्टेट तस्लीम नहीं कर लेते? बिल्कुल नहीं किया हमने। क्यों? क्योंकि हम रिजिड अपने स्टैंड के ऊपर खड़े रहे कि हम एक इस्लामिक स्टेट है और हम इसके ऊपर बात करते हैं। चले आगे बढ़ते हैं। इन्होंने एक पॉइंट उठाया बांग्लादेश की सेपरेशन के ऊपर कि बांग्लादेश सेपरेट हुआ था। आए भाई बात करते हैं, बांग्लादेश सेपरेट हुआ था राइट्स के मसले पे, उनके साथ अलग पॉलिटिकल मसले मसाइल थे, वो आइडियोलॉजिकल मसला नहीं था। उन्होंने सेपरेशन इसलिए हासिल नहीं की क्योंकि वो ये मानते थे कि पाकिस्तान एक गलत रास्ते की तरफ चल रहा है या वो एक गलत आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा है। उनके साथ एक जाती मसला था राइट्स का जिसके ऊपर एक डिस्प्यूट हुआ और बाकी फॉरेन कंट्रीज की इंटरवेंशन भी थी जिसकी वजूहत से ये अमल दखल हुआ। चले आगे बढ़ते हैं। भाई आइडेंटिटी क्राइसिस तो मैंने आइडेंटिफाई कर दी कि ये बिल्कुल पहचान ही नहीं पाए कि इस केस के ऊपर इन्हें बात क्या करनी थी, तो अपना केस जो खड़ा करके गए वो तो वैसे ही रद्द हो जाता है। लेकिन इसको मजीद रद्द करते हैं। इन्होंने अपना लाइन ऑफ आर्गूमेंट था जाती मफाद के खातिर पाकिस्तान की इमेज को दफना दिया। हम अपना पहला लाइन ऑफ आर्गूमेंट लाते हैं लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी बात करते हुए चलेंगे।
बात बहुत सिंपल सी करते हुए जाएंगे। बात हमारी ये है कि देखिए, सबसे पहले ये समझाता हूँ आपको कि होता क्या है आइडियोलॉजिकल क्राइसिस। आइडियोलॉजिकल क्राइसिस ये होता है कि जब स्टेट और पीपल इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाए। ये कब होता है? जब आप अपनी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन या ऑब्जेक्टिव आइडियोलॉजीज को स्टेट की आइडियोलॉजीज के साथ क्लैश करवाते हैं। इसके मद्देनजर ये होता है कि जब आपके पास ये क्लैश आइडेंटिफाई हो जाता है तो आपकी आवाम सड़कों पर आ जाती है अपने स्टेट के खिलाफ उनको उलटने के लिए, ताकि वो जो भी आपका कौम है उसका जो रास्ता है उसको साफ कर दे, उनको सीधे रास्ते पे ले आए, एक आइडियोलॉजी को फॉलो करने लगे। भाई देखिए, अगर बात ये कि अगर पाकिस्तान आज एक आइडियोलॉजिकल क्राइसिस के अंदर या आइडेंटिटी क्राइसिस के अंदर मौजूद है, तो मुझे एक बात बताएं, हम इतना स्टेबल क्यों है? क्या आज भी हमें एक इस्लामिक रियासत तस्लीम नहीं किया जाता दुनिया की तरफ से? क्या आज भी हम वॉइस ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी नहीं माने जाते? क्या भाई बात करते हैं भाई, अगर एक ऐसा कोई स्टेट, ये लोग इनके ऊपर सबसे पहला बर्डन तो ये था कि ये आइडेंटिफाई करें कि स्टेट वर्सेस पीपल के अंदर कहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है स्टेट लेवल के ऊपर। इन्होंने ये बर्डन आइडेंटिफाई नहीं किया, इन्होंने सिर्फ बड़ी बड़ी बातें की। भाई एक बात बताएं, अगर ये आइडेंटिफाई कर लेते तो हमारी जो एग्जाम्पल थी ना वो ईरान जैसी होती। ईरान के अंदर हुआ ये था कि उनकी जो स्टेट थी वो थी सेक्युलर स्टेट, और वहाँ पे एक रिवोल्ट आया जिसकी बनस्बत, क्योंकि वहाँ की जो इस्लामिक मेजॉरिटी में रहने वाले लोग थे वो इस्लामिक आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्टेट का तख्ता उल्टा और उस सेक्युलर स्टेट को एक इस्लामिक स्टेट बनाया। ये होती है आइडियोलॉजिकल क्लैश, ये इनको आइडेंटिफाई करना था। पाकिस्तान में ऐसा कोई भी एग्जाम्पल मौजूद नहीं है। अच्छा, आइडियोलॉजिकल क्लैश अमूमन तौर पर वहाँ आता है, आइडेंटिटी क्राइसिस वहाँ आता है जो एक फेल्ड स्टेट होता है। फेल्ड स्टेट की एग्जाम्पल ले लेते हैं सीरिया। फेल्ड स्टेट कब बनता है एक मुल्क एक फेल्ड स्टेट तब बनता है जब आपके पास एक रेवोल्यूशन चल रहा होता है जो आपके स्टेट की आइडियोलॉजी को पलटने के लिए आता है, जैसे सीरिया में चल रहा है। जैसे सीरिया में क्लैशेस आइडेंटिफाई किए हैं। भाई चलें, इनकी सबसे पहले लाइन ऑफ आर्गुमेंट को हम अपने लाइन ऑफ आर्गुमेंट से रद्द करेंगे। इन्होंने बोला जाती मफाद के लिए पाकिस्तान की इमेज को दफनाया। यह हमारा पहले लाइन ऑफ आर्गुमेंट है कि पाकिस्तान वॉइस ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी है। और कैसे, मैं भी आपको यह बात साबित करके दिखाता हूं। पाकिस्तान के अंदर हमारे लॉज, फॉरेन पॉलिसी, कॉन्स्टिट्यूशन, इन तमाम चीजों में इस्लाम की बुनियाद पर बनाए गए, इस्लामिक आइडियोलॉजीज के ऊपर ये चीजें बनाई गई हैं। पाकिस्तान का नाम कॉन्स्टिट्यूशनली क्या है? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। आइडेंटिटी तो यहीं से साफ हो जाती है कि हमारी आइडेंटिटी क्लियर है। 70 सालों के अंदर इसके खिलाफ एक आवाज नहीं उठाई गई। 70 सालों के अंदर इस आइडेंटिटी को रद्द करने की कोई कोशिश नहीं की गई। तो अब ये कैसे बोल सकते हैं कि हमारे पास एक आइडेंटिटी क्राइसिस चल रहा है? आगे बढ़ते हैं। हम एक इस्लामिक स्टेट इसलिए भी माने जाते हैं पूरी दुनिया में। क्यों माने जाते हैं? क्योंकि हम तमाम मुसलमान कंट्रीज या मुसलमान के खिलाफ होने वाली इनजस्टिस के लिए आवाज उठाते हैं। कैसी आवाज उठाते हैं? पैलेस्टीन के लिए हमने आवाज उठाई, कश्मीर के लिए हमने आवाज उठाई, अजरबैजान तक के लिए हमने आवाज उठाई, तुर्की के साथ मिलकर अजरबैजान के लिए हमने इसलिए आवाज उठाई क्योंकि वहां पे एक मुस्लिम मेजॉरिटी तबका रहता है जिसकी राइट्स हम ऑपरेस होने नहीं दे सकते थे। पैलेस्टाइन के लिए हमने इसलिए आवाज उठाई क्योंकि वहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी तबके के ऊपर जो है क्या कहते हैं, जुल्म हो रहा था। हमने इस तमाम इंटरनेशनल प्रेशर के बावजूद इसराइल को एक इस्लामिक स्टेट नहीं तस्लीम किया, जबकि बहुत से मुल्कों ने कर लिया। क्यों? क्योंकि हम अपने स्टैंड के ऊपर रिजिड है कि हम एक इस्लामिक स्टेट हैं, हम इस आइडियोलॉजी को नहीं बदलेंगे। आगे बढ़ते हैं भाई। क्या कहते हैं, इसराइल को हम आइडेंटिफाई नहीं करते, कोई मसला नहीं है। गवर्नमेंट, हमारी ऑपोजिशन के, हमारी गवर्नमेंट के ऊपर ये बर्डन था आज के मौजू को मद्देनजर रखते हुए कि वो सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करें कि एक स्टेट और पीपल का क्लैश किधर है। वो फिर ये भी आइडेंटिफाई करें कि सिविल वॉर के एलिमेंट्स हमारी रियासत में मौजूद है या नहीं है। उसके आगे हमारे जो पहले लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट है, जो हम बोलते हैं कि पाकिस्तान इज द वॉइस ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, इस बात को रद्द करना पूरी जिम्मेदारी गवर्नमेंट साइड के ऊपर आती है। क्योंकि अगर वो ये बात नहीं रद्द कर सकते और अगर इसके खिलाफ वो एक बात भी नहीं कर सकते कि पाकिस्तान एक वॉइस ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी नहीं है, तो फिर वो ये बात कंसीड कर रहे हैं कि हाँ भाई आइडियोलॉजिकल आइडेंटिटी क्राइसिस बिल्कुल भी नहीं। आइडेंटिटी क्राइसिस क्या होता है? अगर स्टेट और पीपल के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होता है किसी भी राय को लेके जो एक बहुत ही नेशनल लेवल के ऊपर होता है, लेकिन यहाँ पे वो मसले मसाइल मौजूद नहीं है। यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल कोई सड़कों पर आके बातें करता भी है अपनी गवर्नमेंट स्टेट के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ, तो वो उसका डेमोक्रेटिक राइट कहलाता है। यहाँ पे कोई तहरीक नहीं चलती जो आपके स्टेट के तख्ते को उलट के बदल दे। यहाँ पे बिल्कुल भी कोई तहरीक नहीं चलती जो हमें इस्लामिक रियासत से सेक्युलर रियासत बनाने की बात करे। तो जब ये चीजें यहाँ पे मौजूद है ही नहीं, तो कौन से आइडेंटिटी क्राइसिस की बात करने आई थी गवर्नमेंट साइड, हम नहीं जानते। हम उनको जरूर मौका देंगे कि वो आए हमें एक्सप्लेन करें। जब वो अपने ग्राउंड्स के ऊपर ठहर ही नहीं रहे और बात ही नहीं कर रहे, तो हम भी उनको क्या रिफ्यूट करेंगे? भाई हम तो अपना सीधा साधा केस यहाँ पे रख के जाएंगे कि हम एक इस्लामिक स्टेट है। मैंने आपको समझा दिया हम क्यों एक इस्लामिक स्टेट है। अगर वो चाहते हैं तो इस बात को चैलेंज कर सकते हैं और दिखा सकते हैं कि हम यहाँ पे इस्लामिक स्टेट नहीं है बल्कि कोई और एक मसले मसाइल मौजूद है। इसके अलावा एक बात हम कहते हैं कि भाई मैंने इस फेल्ड स्टेट की बात की थी। फेल्ड स्टेट वो होता है जहाँ पे रियासत और जहाँ पे स्टेट और पीपल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। पाकिस्तान में ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट ना मौजूद है, ना मौजूद था और मुश्किल ये है कि फ्यूचर में भी मौजूद होगा, क्योंकि हम एक सॉलिड इस्लामिक स्टेट हैं और रहेंगे जिसकी बुनियाद पे पाकिस्तान बना था। उसी बुनियाद पे उसकी कॉन्स्टिट्यूशन बनाई गई, उसी बुनियाद पे उसके रूल्स बनाए गए, उसी बुनियाद पे आज वो मुल्क चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।
असफर इमाम ने 7 मिनट और 5 सेकंड गुफ्तगू की। गवर्नमेंट टीम से डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर अब्दुल अहद तशरीफ लाइए। जनाब सदर, सबसे पहले ये करारदाद तो थी जो इन्होंने आके बताया कि आइडेंटिटी क्राइसिस की बात नहीं है। हमने आइडेंटिटी क्राइसिस, उस आइडेंटिटी क्राइसिस की बात की थी जो 1940 की रेजोल्यूशन के अंदर था। जो आइडेंटिटी 1940 के रेजोल्यूशन में दी गई थी वो आइडेंटिटी क्राइसिस है। किसी और आइडेंटिटी क्राइसिस की बात करने से यहाँ पर आपकी बात साबित नहीं होगी। इन्होंने मुसलसल ये आके बात बार बार कही कि पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है, बड़ा इस्लामिक स्टेट है, पूरा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान सूद की बुनियाद पे कायम है और ये बड़ा इस्लामिक स्टेट है। अफगानिस्तान के इन्होंने कहा कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो है वो शरीयत पर मबनी है, बड़ी शरीयत पे मबनी है कि ज़ियाउल हक साहब ने अमेरिका की मदद से इसलिए की कि वो अफगानिस्तान के अंदर घुस के तालिबानों को मार सके। क्या अफगानिस्तान के अंदर मुसलमान नहीं थे? ये कौन सा इस्लामिक स्टेट है? जनाब आला, इन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी सिविल वॉर मौजूद ही नहीं है। सिविल वॉर मौजूद नहीं थी तो क्या AK फजलुल हक जो कि बंगाली थे इसलिए उनकी कौम पाकिस्तान से अलग हो गई? क्यों अलग हो गई? इसलिए अलग हो गई क्योंकि जिन्होंने करारदाद पेश की थी उनको उनके जमहूरी हक नहीं मिल सके। हमने जाती मफाद की बात नहीं की थी। करारदाद के अंदर जो LOA पेश किया गया था उसके अंदर ये लफ्ज शामिल था, कौम परस्त सियासतदानों का जाती मफाद को देखते हुए पाकिस्तान की शनाख्त को दफन करना। आप ये देखिए कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 में जो पेश की गई लियाकत अली खान की जानिब से, उसके मुताबिक आज पाकिस्तान के अंदर कितनी चीज़ों का नफाज है। इन्होंने कहा पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 में बना है, तो 1973 से पहले जो चल रहा था वो पाकिस्तान नहीं था, वो क्या था फिर? बताइए जनाब आला। इन्होंने आके बात की कि ये सबसे पहली बात इनकी तरफ से ये की गई कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट नहीं है। फेल्ड स्टेट सिर्फ इस तरह नहीं बनता कि उसकी आइडेंटिटी अगर चेंज हो जाए। फेल्ड स्टेट इस तरह से बनता है कि जब उसके रियासती जो ढांचे हैं वो गिर जाते हैं। आज आपकी एक भी हुकूमत पिछले 50 साल के अंदर, 70 साल के अंदर 5 साल मुकम्मल नहीं कर सकी, तो क्या फायदा, क्या हमने खोया? जनाब आला, इनकी तरफ से बार बार ये बताया गया कि पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है, पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है। अगर पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है तो ये बता दें कि यूफोन का बैलेंस लोन लेने के ऊपर हमें सूद क्यों देना पड़ता है, हमें क्यों चीज़ों पे इंटरेस्ट देना पड़ता है, और क्यों स्टेट बैंक का और पाकिस्तान ने जो लाखों लाख रुपए साल के अंदर कर्जा लिया, वो कर्जा जो आपने लिया क्या वो आपने इंटरेस्ट फ्री कर्जा लिया? उस पर आप हर साल इंटरेस्ट अदा करते हैं, और अगर इंटरेस्ट हराम है तो फिर पाकिस्तान कैसे इस्लामिक स्टेट है? जनाब आला, अब हम अपने पॉजिटिव केस की तरफ आएंगे। हमारा पॉजिटिव केस ये था कि 1940 के अंदर जो करारदाद पेश हुई उसके मुताबिक पाकिस्तान अपनी शनाख्त को गवा बैठा है, और उस करारदाद के अंदर एक सेपरेट एटोनमस स्टेट की बात की गई। अगर ये आके बोलते हैं कि 18वीं तरमीम के बाद पाकिस्तान सेपरेट एटोनमस स्टेट मिल गए, तो 18वीं तरमीम 2010 के बाद पेश हुई है। 2010 से पहले सेपरेट एटोनमस स्टेट नहीं थे। मतलब 70 साल तारीख के अंदर 60 साल जो है हमने करारदाद पाकिस्तान जो थी, जो ऑब्जेक्टिव वो लाहौर रेजोल्यूशन थी, उससे गुमराही में गुजारे। चले 18वीं तरमीम आ गई, उसके बाद क्या हो गया? आज कराची को उसके हकूक चाहिए। 3 मुख्तलिफ जमातों ने कराची के अंदर हुकूमत की। MNA अलग जमात के, सूबाई हुकूमत अलग जमात के, लोकल गवर्नमेंट अलग जमात की, लेकिन फिर भी ये सारे हुकूक नहीं दे सके। और वजह बताते हैं इसलिए नहीं दे सके क्योंकि हुकूमत जो है वो 18वीं तरमीम को क्रॉस करके सूबे के अंदर कोई काम नहीं करवा सकती। तो ये कैसे सेपरेट एटोनमस स्टेट है कि जहाँ पर गैस बनाने वाले बलूचिस्तान को आज गैस की फराहमी नहीं है, जहाँ पर सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाले कराची के पास ये अख्तियार नहीं है कि उसकी सड़कों को सही किया जा सके, वहां पे पुलिस उनकी अपनी हो, तो कैसे सेपरेट एटोनमस स्टेट है? सेपरेट एटोनमस स्टेट की बात करनी थी। पाकिस्तान शरई है, सेकुलर है या इस्लामी है, ये बात बहुत बाद में आनी थी जनाब आला। और तो और अगर अब मैं अपने दूसरा LOA की तरफ आऊंगा कि पाकिस्तान में इस्लामी अहकामात और इक़दार के निफाज का फुकदान।
अगर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान इस्लामी है और पाकिस्तान शरई है, जो कि इन्होंने कहा है, तो फिर ये बता दें कि आज की महफिल शरई है, इस्लामी है या नहीं है, ये बता दें। और अगर ये महफिल शरई नहीं है, गैर शरई है, तो फिर पाकिस्तान इस्लामी कैसे है? आज पाकिस्तान के अंदर को एजुकेशन का निफास, को एजुकेशन जगह जगह आम है। अगर पाकिस्तान इस्लामी है और अगर पाकिस्तान इस्लाम के नजरिए पे है इनके पहले स्पीकर की जानिब से, तो फिर को एजुकेशन क्यों है? तो मतलब इस्लाम के नजरिए से दूर है ना, सेकुलर है ना, गुमराह है ना, ये बात आप मानने की तैयारी नहीं है। जनाबे वाला, एक मुल्क जो कि चाइना से सालों साल से मदद ले रहा है और वही चाइनीज कंसंट्रेशन कैंप बना के आज आपके लोगों को चाइना के अंदर जबरदस्ती सुअर का गोश्त खिला रहे हैं, वहां पे उन पर तशद्दुद कर रहे हैं मुसलमानों के ऊपर, और आप उसी से मदद ले रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आपकी फॉरेन पॉलिसी के अंदर शरीयत शामिल है, आपकी फॉरेन पॉलिसी के अंदर इस्लाम शामिल है। कौन सा इस्लाम है? ये तो लग रहा है कोई डिस्को मुल्ला वाला इस्लाम इन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिया यहाँ पर। जनाब आला, हमारा केस जो कि था वो इस बात पे था कि पाकिस्तान में इस्लामी वैल्यूज़ नहीं है। तो इस्लामी वैल्यूज़ बिल्कुल नहीं है, और वो इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे मुल्क में कानून का इतलाक मौजूद नहीं है। फेडरल शरीयत कोर्ट आज इतना भी नहीं कर सकती कि वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी को रद्द करार दे दे, क्योंकि वो इस्लामी कानून के ख़िलाफ़ है। और पाकिस्तान के सारे कानून जो हैं वो इस्लाम के साथ पैरेलल नहीं है, वो इस्लाम के पैरेलल नहीं है। पाकिस्तान के अंदर इस्लाम को छोड़ने पे जो सज़ा होती है वो पाकिस्तान के पीनल कोड के अंदर नहीं मौजूद। तो क्या मतलब फिर अब क्या कहा जाए कि फिर पाकिस्तान, जब वो सज़ा मौजूद नहीं है इस्लाम को छोड़ने की, तो फिर पाकिस्तान किस तरह से इस्लामी है? हमारा जो दूसरा एलो था वो ये था, पाकिस्तान में इस्लामी तालीमात, अहकामात और इक़दार के निफाज का फुकदान है। आज हर अलग फ़िरका दूसरे फ़िरके को काफिर कह रहा है। शिया सुन्नी फसादात के नाम पर पूरे मुल्क को 70 साल तारीख के अंदर तोड़ के रख दिया, दो कौमियतों के दरमियान झगड़े करवाए। ये कैसा इस्लामी है, कैसा शरई है? 7 मिनट्स। तो हमारा केस जो था वो ये था कि हम 1940 वाली जो शनाख्त थी करारदाद से, जो करारदाद की रूह से थी, हम उससे गुमराह हैं। आप किसी और शनाख्त की बात कर रहे हैं तो आप गुमराह हैं, हम गुमराह नहीं हैं। 7 मिनट्स। अब्दुल अहद ने 7 मिनट और 23 सेकंड गुफ्तगू की। डेप्यूटी लीडर ऑफ अपोजिशन इंशाल चौहान तशरीफ लाइए। टीम एनडी से डिप्टी लीडर ऑफ अपोजिशन इंशाल चौहान। जनाबे वाला, यही मसला होता है जब कन्वेंशनल के डिबेटर आकर पार्लियामेंट्री के अंदर सारे तर्ज तखात और भूल करना, फजूल बातें करना शुरू कर देते हैं। जनाबे वाला, आज आपको ये बात प्रूफ करनी थी कि आया पाकिस्तान मुस्लिम आइडेंटिटी जो पाकिस्तान रेजोल्यूशन के अंदर है वो फॉलो कर रहा है या फॉलो नहीं कर रहा। ये उठाकर ले गए पॉलिसीज पे मसला। कराची को हक नहीं मिल रहा, किस चीज का मसला है? पॉलिसी का मसला है। कराची में सड़कें खराब हैं, किस चीज का मसला है? पॉलिसी का मसला है। आज आप आकर ये बात साबित कर दिखाते कि मुस्लिम आइडेंटिटी को फॉलो नहीं किया जा रहा है, इस वजह से कराची को हक नहीं मिल रहा, ये कहीं ये बात प्रूफ नहीं कर गए। जब जबरदस्ती बस भाषण पे भाषण, जैसे इनको आप भाषण देने बुलाया था, कंपटीशन लड़ने नहीं बुलाया था। जनाबे वाला, इन्होंने ये बात करी कि अफगानिस्तान के अंदर आपने जो है वो, तो जनाबे वाला वो क्यों भेजा? क्योंकि आपको रशिया से फाइट करनी थी, सही है ना? और आपने मुस्लिम जो वो कंट्री थी उसको हेल्प करने के लिए वहां अपनी फौज उतारी थी ताकि वो रशिया से लड़ सके। तो जनाबे वाला फॉलो तो किया, मुस्लिम प्रोटोकॉल फॉलो तो किया। किस तरीके से इनका केस ये बात प्रूफ कर रहा है? जनाबे वाला, दूसरा इन्होंने मसला बताया कि ऑटोनोमस स्टेट नहीं था। तो जनाबे वाला, फिर क्या था? ये बात भी तो बताते ना कि कौन सी ऐसी स्टेट थी कि अगर ऑटोनोमस नहीं थी। जनाबे वाला, आइडेंटिटी का मसला ऑटोनोमस स्टेट से कैसे जस्टिफाई हो रहा है? आप आज आकर हमें ये बताते कि पाकिस्तान जो है वो एक मुस्लिम ऑटोनोमस स्टेट नहीं था, आपने बोला बस ऑटोनोमस स्टेट नहीं था। जनाबे वाला, इनको तय के अंदर घुसना ही नहीं आता, इनको समझ ही नहीं आई ये बात कि आइडेंटिटी के अंदर और पॉलिसीज के अंदर फर्क क्या है। देयर इज अ फाइन लाइन मेरे भाई, देयर इज अ फाइन लाइन, और वो फाइन लाइन आप पर ड्रॉ करने का बर्डन था। हमने आप पर 2 बर्डन डाले थे कि आज अगर ये मसला है कि आप स्टेट, आज अगर आपके अंदर वो आइडेंटिटी है, तो हमारे फर्स्ट स्पीकर ने बताया था कि जब आइडेंटिटी क्लैश आता है, जब स्टेट के खिलाफ लोग जो है वो स्टेट के खिलाफ जाते हैं, वो मसला कहां आया? आपने प्रूफ नहीं किया। जनाबे वाला, आप क्या बात करते रहे कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पर डिबेट करते रहे। आपने बोला सूद का निजाम है, आप बैंकिंग सिस्टम के फ्लॉ निकाल लो आइडेंटिटी के जरिए, ये कैसी बच्चों वाली बात है? जनाबे वाला, आज आप ये बात करते कि आइडेंटिटी बैंकिंग सिस्टम का फ्लॉ है ना जनाबे वाला, तो आपको ये सारी बातें बतानी चाहिए थी। जनाबे वाला, ये था आज के इनके केस के तमाम तर मसाइल जो इनको यहां आकर, दूसरा बटन ये था जनाबे वाला कि अगर आज
पाकिस्तान जो है वो मुस्लिम आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं कर रहा, तो वो फिर ये जो इतने सारे हमने पॉजिटिव चीजें बताई जो पाकिस्तान कर रहा है, जैसे फलस्तीन को सपोर्ट कर रहा है, जैसे इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, तो वो क्यों कर रहा है? अगर मुस्लिम आइडेंटिटी स्टेट नहीं है तो फिर ये काम क्यों कर रहा है? सही है, वो इजराइल को फॉलो नहीं कर रहा, वो इजराइल को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो वो क्यों कर रहा है? सही है। तो जनाबे वाला इन पर इतने शदीद बर्डन डाले, लेकिन जवाब किसी का नहीं आया, क्योंकि पार्लियामेंट्री में जवाब देने के लिए वो उतनी स्पेसिफिक नॉलेज होनी चाहिए जो कि कन्वेंशनल के चक्कर में आके इन्होंने सारी भुला दी। जनाबे वाला अच्छा, अब हमारा जो दूसरा लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट था ना, वो था कि आपका स्टेट एक फेल्ड स्टेट कंसीडर नहीं किया जाता। जनाबे वाला क्यों? क्योंकि जनाबे वाला आज भी है, अच्छा, आपका स्टेट आज भी फील्ड स्टेट कंसीडर नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि जनाबे वाला आज भी आपके अंदर जो मुस्लिम स्टेट्स हैं वो आपको मुस्लिम मसाइल पर डिस्कस करने के लिए बुलाती हैं। आज भी जब आपकी कोalition बनती है तो मुसलमान स्टेट्स आपको बुलाती हैं। जनाबे वाला आज भी अगर आप आज भी आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो लॉज हैं, वो जो मुस्लिम ट्रस्ट पर मबनी है। सही है जनाबे वाला, आज भी आपका जो स्टेट है वो तमाम इस्लामी कवानीन को फॉलो कर रहा है। आज भी आपका जो स्टेट है वो ये बात मुख्तलिफ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर सही उठाता है, ये बात कि अगर मुसलमानों के साथ ये मसला हो रहा है। और जनाबे वाला एक और बात इन पर ये बर्डन थी कि अगर आज पाकिस्तान इस्लामी अकायद को फॉलो नहीं कर रहा तो फिर क्या फॉलो कर रहा है? सही है ना, ये बात भी बताना जस्टिफाई करनी थी कि अगर इस्लामी अकायद नहीं है तो फिर कौन से अकायद हैं जो, क्योंकि स्टेट बगैर अकायद के तो बगैर रूल्स के बगैर नहीं चलती ना। या तो आप ये जस्टिफाई करते थे कि पाकिस्तानी कानून ये सेक्युलर रियासत है, तो फिर उस पर हम डिबेट करते। आपने कोई भी ऐसी बात फाइन लाइन ड्रॉ नहीं करी कि जिस पर हम आप डिबेट कर सके। तो आपने क्या किया? आपने एक डिबेट के उसको भी किल करने की कोशिश करी, सिर्फ इस बेस पे कि आपने पॉलिसीज में मसले निकाले और आइडेंटिटी की कहीं बात ही नहीं करी। सही है ना। तो जनाबे वाला कट टू शॉर्ट ये है, सही, तो कट टू शॉर्ट यहाँ पर ये समझने की बात थी कि हमारा पहला एलओए और दूसरा एलओए इस बात को जस्टिफाई करता है कि पाकिस्तान नेशनल आइडेंटिटी अपनी जो उसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर मुस्लिम आइडेंटिटी मिली है उस पर वो आज भी कायम है। सही ना, और उसके हमने आपको मल्टीपल रीजंस दिए। सही ना। अब अगर आज आप यहाँ ये बात अगर साबित कर देते ना कि पाकिस्तान इन तमाम चीज़ों पर, तो फिर डिबेट अलग डायरेक्शन में जाती। लेकिन आपने क्या किया? आपने सिर्फ और सिर्फ पॉलिसीज के अंदर मसले निकाले। सही ना। तो यहाँ ये क्लियर करने की जरूरत थी आज आपको कि वो क्या फाइन लाइन थी जो इन दोनों चीजों में एग्जिस्ट करती थी। अब अगर वो फाइन लाइन ड्रॉ नहीं करती तो इनका जो केस था ना वो नॉर्मली इतना डिबेटेबल नहीं रहा था। सही ना, क्योंकि इन्होंने डिबेट के अंदर एसेंस को चेंज कर दिया। सही ना। तो अब यहाँ पर अच्छा कोई चीज ऐसी तो नहीं है जो मिस हो रही है क्या? हाँ, नहीं बाद में बेटा। सही ना। तो अब यहाँ क्लियर हो गई बात हमारे पास कि हमने किस तरीके से ये बात को प्रूफ किया। तो हम अब एक फाइन लाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, क्योंकि मसला हमारे पास कम पॉइंट्स का इस वजह से है क्योंकि इन्होंने हमें एज सच को इतना बड़ा केस दिया नहीं। सही ना, इन्होंने रूल्स पर बात करी, तो हम अपना केस जस्टिफाई करते हुए चलते हैं कि ना अब बात क्या है सारी। तो कोएलिशन वाली बात जिस तरह जनाब वाला मैंने आपको बताई थी कि फेल्ड स्टेट नहीं है, क्योंकि आज भी आप कोएलिशंस फॉर्म करते हो। तो बस अब आपको यहाँ ये साबित करना था, जो कि आप साबित करने में फेल होगा, और आपने इतनी ज़्यादा चीज़ों को नहीं बताया। तो अगर आप फेल नहीं किए होते तो फिर हम डिबेट को आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन क्योंकि डिबेट का क्रस इतना था नहीं, तो मैं अपने केस को रिबर्ट है और बर्डन जो हमने जस्टिफाई करे वो आप लिख लिएगा, ताकि अगर जवाब आए तो फिर हम उस पर बात भी कर सकें। ठीक है, तो हम अपना केस रिपीट कर लेते हैं। वो केस क्या है जनाब आला, कि आपको आज यहाँ पर ये बात प्रूफ करनी थी। हमने ये बात प्रूफ कर दिखाई कि पाकिस्तान मुस्लिम आइडियोलॉजीज़ को फॉलो कर रहा है। सही ना। हमने आपको अपना एक प्रिंसिपल भी जस्टिफाई कर दिखाया। हमने आपको ये भी बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान जो 2 एलओएज हैं, कि पाकिस्तान जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर जो मुसलमानों के राइट्स हैं, वो मुस्लिम स्टेट्स हैं, उनको वो कर रहा है। और जो निचले तक पेपर है कि पाकिस्तान, और जो दूसरा एलओए था हमारा कि पाकिस्तान मुस्लिम आइडेंटिटी के तौर पर फेल्ड स्टेट कंसीडर नहीं किया जाता, वो इन तमाम स्टेट की पॉलिसीज़ को फॉलो कर रहा है। तो जनाबे वाला यहाँ जो हमारा केस है वो उसको मैं वाइंड अप करता हूँ, क्योंकि ऐसा जिन्होंने केस नहीं दिया तो इस वजह से मेरा कोई स्पीकर टाइम इतना ज़्यादा वो कंट्रीब्यूटेड नहीं था। सी है, थैंक यू सो मच। अल्लाह। इंशाल चौहान ने 6 मिनट और 17 सेकंड गुफ्तगू की। गवर्नमेंट टीम से उनके आखिरी स्पीकर गवर्नमेंट विप तलहा आलम तशरीफ लाइए। जनाब स्पीकर, अपोजिशन की जो टीम थी उन्होंने सबसे पहले आके कहा कि जो हमारे 2 एलओए हमने जो पेश किए हैं वो दुरुस्त नहीं है, और उसके मुकाबले में उन्होंने 2 अपने एलओएस पेश किए हैं, जिसमें एक उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक मुस्लिम कम्युनिटी स्टेट है, दूसरा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक फेलियर स्टेट नहीं है। और जनाबे वाला उन्होंने पाकिस्तान फेलियर स्टेट क्यों नहीं है उस पर कोई दलील पेश नहीं की, उसके वजूहात नहीं बताए कि पाकिस्तान फेलियर स्टेट क्यों नहीं है। और जो पहली बात उन्होंने की कि पाकिस्तान एक मुस्लिम कम्युनिटी स्टेट है, और उसमें उन्होंने बहुत सारे दलाइल पेश किए कि हमारी
फॉरेन पॉलिसी इस तरह की है, हमारी जो है वो फॉरेन पॉलिसी में हमने ये कारनामे अंजाम दिए, फ़लस्तीन का मसला इन्होंने उजागर किया। तो जनाबे वाला सबसे पहले फॉरेन पॉलिसी पे बात कर लेते हैं। जो उन्होंने फॉरेन पॉलिसी की बात की, तो आपकी फॉरेन पॉलिसी में जो सबसे बड़ी गलती है कि आप जो है वो एक ऐसे स्टेट के साथ दोस्ती किए हुए हैं जहां रोजाना मुसलमानों पे जुल्म होता है। आप चाइना से दोस्ती किए हुए हैं जहां मुसलमानों को जबरदस्ती जुल्म करके उनको इस्लामी अक़दार से दूर किया जाता है। यह आपकी फॉरेन पॉलिसी है। आपने कहा कि हमने फलस्तीन का साथ दिया है, जबकि ज़ियाउल हक के जमाने में ज़ियाउल हक ने अपनी फौजियों के साथ जाके फलस्तीन के मुसलमानों पे गोलियां चलाई थी, जो कि हमारे तारीख में मौजूद है, जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी शनाख्त को खो चुका है और हम शनाख्ती बहरान का शिकार हैं। जनाबे वाला उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक मुस्लिम स्टेट है, यही वजह है सदर जनाबे वाला वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक मुस्लिम स्टेट है। अगर पाकिस्तान मुस्लिम स्टेट होता तो जुबान की बुनियाद पर हम बांग्लादेश नहीं बनवाते, जुबान की बुनियाद पर हम अपना आधा बाजू नहीं कटवा देते। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश जो बना है वो जाती मसले की बुनियाद पे बना है। वो कौन सा जाती मसला था जिसकी बुनियाद पे बांग्लादेश बना? उस जाती मसले की भी यहां पर आइडेंटिफाई नहीं की गई। जबकि बांग्लादेश बना जुबान की बुनियाद पे, बंगाली होने की वजह से उन पे जुल्म किया जाता था, बंगाली होने की वजह से उनको उनके हुकूक छीने जाते थे। जनाबे वाला अगर हम मुस्लिम स्टेट होते तो हम जुबान की बुनियाद पर बांग्लादेश नहीं बनवाते। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम शनाख्ती बहरान का शिकार हैं। और जनाबे वाला अगर मुस्लिम स्टेट थे तो फिर आपका इस्लाम उस वक्त कहां चला गया जब 1971 में आपकी फौज को बिहारियों ने उनका साथ दिया, लेकिन आज भी वो जेनेवा कैंप और चिटागोंग के 66 कैंपों में जिंदगी गुजार रहे हैं। यह आपकी फॉरेन पॉलिसी है कि आप उन लोगों को पाकिस्तान में जगह नहीं दे रहे जिन्होंने दौराने जंग अपने घरों में आपको जगह दी थी। मैं लानत भेजता हूं ऐसी फॉरेन पॉलिसी पे। जनाबे वाला उन्होंने आगे बात की कि यहां पे जो है वो दूसरी बात इन्होंने की कि हमारे यहाँ जो है वो स्टेट और पीपल का कोई मसला नहीं है, हमारे यहाँ कोई सिविल वॉर नहीं है। जनाबे वाला सिविल वॉर की मुख्तलिफ शक्लें होती हैं और पाकिस्तान के अंदर सिविल वॉर उस वक्त शुरू हुआ जब यहाँ पर मजहब की बुनियाद पे बहुत सारी ऐसी तहरीकें जन्म ली जिन्होंने कहा कि हुक्मरान जो है हुक्मरानों पे फतवे लगे गए, जिन्होंने कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत का साथ देना कुफ्र है, जिसके ऊपर जनाबे वाला हमारी फौज ने फिर ऑपरेशन भी किया जिसमें बहुत सारी तंजीमें हैं, जिसमें टीटीपी भी है। और ये आपकी नाकाम फॉरेन पॉलिसी का नतीजा है कि जब आपने अफगानिस्तान के अंदर अपनी फौज भेजी तो उसका पूरा खमियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ा। यह आपकी नाकाम फॉरेन पॉलिसी थी। लेकिन यह कहते रहे कि हमारी फॉरेन पॉलिसी इस्लामी फॉरेन पॉलिसी है। जनाबे वाला हमने जो करारदादे पाकिस्तान पेश की थी, हमने कहा था कि हमें जो आइडेंटिटी मिली है वो करारदादे पाकिस्तान से है और उसमें हमने जो है वो दो चीज की निशानदेही की थी कि करारदादे पाकिस्तान कहता है कि एक ऐसी इस्लामी रियासत मुसलमानों को मिलेगी जिसमें इस्लाम नाफिज होगा, और दूसरी बात भी हमने की थी कि जिसमें सूबों को खुद मुख्तार किया जाएगा। लेकिन उन लोगों ने आके हमारे एक नीड को तो तस्लीम किया कि हाँ पाकिस्तान, हमारे एक एलओए को तस्लीम किया कि पाकिस्तान में इस्लामी रियासत मौजूद है, पाकिस्तान में इस्लामी कवानीन मौजूद है। लेकिन जब बात सूबों की आई, जब बात जो है वो सेपरेट एनोमस स्टेट की आई तो उस पर वो लोग जो है वो डंडी मार गए, उस पर बात नहीं की उन्होंने। लेकिन अगर आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर जो 4 सूबे हैं, क्या 18वीं तरमीम के बाद से कराची शहर को उसके हुकूक दिए गए? जनाबे वाला सूबा जो है वो शहरों से बनता है, जब शहर स्टेबल नहीं होंगे तो अल्टीमेटली सूबा जो है वो स्टेबल नहीं होगा। तो जनाबे वाला ये हमारे लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स थे जिस पे उन्होंने बात नहीं की। उसके बाद उन्होंने कहा कि जब भी कहीं इस्लामी ममालिक की जो है वो कॉन्फ्रेंस होती है उसमें हमें बुलाया जाता है। वो कैसी कॉन्फ्रेंस थी जिसमें आप गए और उसके बाद आप ही के मुल्क का एक शख्स जाके यमन में बम गिरा देता है मुसलमानों पे? ये आपकी फॉरेन पॉलिसी थी जनाबे वाला। सऊदी अरब के साथ मिलके आप यमन पे जो है वो जुल्म कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि हमने जो है वो तालिबान का साथ इसलिए दिया था क्योंकि तालिबान जो है वो वहां पे इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं। हालांकि जब तालिबान अफगानिस्तान में गए थे तो उन्होंने रशिया को भी मारा, अमेरिकी फौज को भी बाद में फिर मारा मुशर्रफ के जमाने में। लेकिन जनाबे वाला इसी असना में उन्होंने शियों को भी मारा। क्या शिया मुसलमान नहीं है? इसी असना में उन्होंने जो है वो दीगर फिरका वारिया फिरका परस्त लोगों को भी मारा। तो जनाबे वाला वो इस्लाम की जंग नहीं थी, वो एक फिरके की जंग थी और वो मफाद की जंग थी, जो हमारा दूसरा लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स था कि जिसकी बुनियाद पे हमने कहा था कि वो अपने जाती मफाद के लिए वहां हम जंग लड़ रहे थे। और जनाबे वाला उसका खमियाजा पाकिस्तान को इस तरह से भुगतना पड़ा कि आज भी पाकिस्तान के अंदर गुज़िश्ता 10 सालों से आप देख लीजिए जो मुख्तलिफ इदारों में मुख्तलिफ मकामात पे जो धमाके हो रहे हैं वो इसी वजह से हो रहे हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी इंतहाई घटिया थी। 2001 में हमने वजीरिस्तान का बॉर्डर दे दिया जिसकी वजह से पाकिस्तान को खतरात लाहिक हुए। तो जनाबे वाला मैं यहाँ पे कंक्लूड करता चलूं कि हमने जो इस करारदाद की हिमायत
हिदायत की थी वो ये कहा था, जो इसकी ज़रूरत थी कि शनाख्ती बहरान के बायस 74 साल तारीख में होने वाले लिसानी और मजहबी फसादात की वजह से होने वाले जानी और माली नुकसानात, जो उसके प्रिंसिपल जो हम इससे हासिल ये करना चाह रहे थे कि जब इस पर बात होगी, जब मसले को समझा जाएगा तो मुख्तलिफ लिसानी इकाइयों के दरमियान पाकिस्तान की तरवीज के लिए पहला कदम उठाया जाएगा। इसके लिए हमने 2 लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स पेश किए थे, जिसमें पहला यह था कि पाकिस्तान में इस्लामी तालीमात, अहकामात और इक़दार के निफाज का फुक़दान। दूसरा हमारा लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट था कि कौम परस्त सियासतदानों की जानिब से ज़ाती मफाद की खातिर पाकिस्तानी शनाख्त को दफन करके लिसानी शनाख्त को फरोग दिया गया। तो जनाबे वाला इसकी बुनियाद पे हमने कहा कि यही वजह है कि हमने जो पाकिस्तान रेजोल्यूशन से शनाख्त हासिल की थी, उसके बाद हम शनाख्ती बहरान का शिकार हैं। तो जनाबे वाला इस एलओए के बुनियाद पे मैं कहता हूं कि हम जो है वो अब भी शनाख्ती बहरान का शिकार हैं। शुक्रिया। तलहा आलम ने 6 मिनट और 20 सेकंड गुफ्तगू की। ऑपोजिशन टीम से आखिरी स्पीकर ऑपोजिशन विप शाहरुख खान तशरीफ लाइए। इजाज़त है जनाबे वाला, गलती की माफ़ी थी लेकिन टेक्निकल बर्डन की माफ़ी नहीं थी। इनका टेक्निकल बर्डन ही इतना बड़ा था कि ये बताते कि आइडेंटिटी होती क्या है, ये बताते रहे कि पॉलिसी नाकाम है, पॉलिसी नाकाम है। आप ये बताते कि पाकिस्तान की पॉलिसी इस्लामिक आइडियोलॉजी के ख़िलाफ़ है, ये इनका मुद्दा था। ये बताते कि फॉरेन पॉलिसी में एक ऐसी पॉलिसी शामिल है जो इस्लामिक आइडियोलॉजी के खिलाफ बनी हुई है। ये बताते कि हाँ, कल अगर तुर्की पे हमला होता है तो पाकिस्तान की पॉलिसी एक ऐसी बनी हुई है कि वो तुर्की के खिलाफ जंग लड़ेगी। अगर ये बताते तो हम मानते हाँ कि फॉरेन पॉलिसी जो है वो इस्लामिक आइडियोलॉजी पे नहीं बनी। ये बता रहे, ये एग्जाम्पल दे रहे कि जो पाकिस्तान की पॉलिसी है वो नाकाम है। जनाब वाला, नाकाम होना या कामयाब होने पे तो आज बहस थी नहीं, बहस इस बात पे थी कि क्या पाकिस्तान की जो लॉज है, पाकिस्तान की जो पॉलिसीज हैं वो इस्लामिक आइडियोलॉजी पर है या उसके अगेंस्ट है। चल रही है, इस पे नहीं है, अगेंस्ट होना सबसे बड़ा मसला था। जनाब ना, इनका पहला स्पीकर आके ये बताता है कि पाकिस्तान में रोड नहीं है, पाकिस्तान में राइट्स नहीं दिए जा रहे। जनाब वाला, राइट्स देना ना देना मसला नहीं, पाकिस्तान में अगर इस्लाम पे जो फॉलो करे, खास तौर पे उनको ना राइट्स देना, ये मसला होता। इन्होंने ये नहीं बताया कि अगर कोई बंदा इस्लाम को फॉलो कर रहा है तो स्टेट लेवल पे उसके खिलाफ एक्शन हुआ, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। फिर ये बता रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं कि एक आर्मी का डिक्टेटर आया, उसने जुल्म किया, एक पॉलिटिशियन आया, उसने जुल्म किया। जनाब वाले, ये आइडेंटिटी का क्राइसिस नहीं है। आइडेंटिटी का क्राइसिस पहले स्पीकर ने हमारे एग्जाम्पल दी सीरिया में। सीरिया में क्या हुआ, आज 3 ग्रुप बने हुए हैं और स्टेट लेवल पे सिविल वॉर हो रही है। वहां यह मसला नहीं है कि एक पॉलिटिशियन का दूसरे पॉलिटिशियन से इख्तिलाफ है, वो इसलिए जंग लड़ रहा है। तीनों इस बात पे जंग लड़ रहे हैं कि जो ये स्टेट है, ये स्टेट की जो पॉलिसी है, स्टेट की जो आइडियोलॉजी है, उसको तब्दील करके उनके मुताबिक कर देनी चाहिए। आप हमें एग्जाम्पल बताते कि हाँ, इनके पास कुछ एग्जाम्पल है जो पाकिस्तान का जो कोई मेजॉरिटी का ग्रुप है वो पाकिस्तान को इस्लामिक से अलग करके सेक्युलर या कम्युनिज्म या सोशल या कुछ और बनाना चाहता है। फिर क्राइसिस आते। जनाब वाला, क्राइसिस की सबसे बड़ी एग्जाम्पल यह है कि जहां जिस मुल्क में क्राइसिस आते हैं वहां हम रेवोल्यूशन देखते हैं। जैसे हमारे पहले स्पीकर ने ईरान की एग्जाम्पल दी, जब क्राइसिस आए तो हमने रेवोल्यूशन देखा। जब सीरिया में क्राइसिस आए तो हमने वहां रेवोल्यूशन देखा, जो कि सिविलियन वॉर चल रही है। हमने देखा यमन में क्राइसिस आए, जंग हुई, और आज हम देख रहे हैं। लेकिन ये क्या बता रहे हैं कि शिया को टारगेट किया। तो जनाब वाला, एक पावरफुल बंदा अगर किसी ग्रुप पे कर रहा है तो वो स्टेट लेवल की बात नहीं है, वो इंडिविजुअल लेवल की बात है। यही आज केस था। जनाब वाला, हमारा केस, इनका बटन ये था, ये साबित करते हैं स्टेट वर्सेस पीपल। ये बता रहे हैं कि एक ग्रुप का दूसरे
पॉलिटिकल वजह से स्टेट पे लेवल का डिफरेंस है, ये इनको समझने की जरूरत थी। जनाब वाला ये एक तकरीर, अगर ये डेक्लेमेशन का मुकाबला होता या कन्वेंशनल डिबेट का मुकाबला होता, हम हार जाते, ये जीत जाते। लेकिन इनको समझने की जरूरत है ये एशियन पार्लियामेंट्री है, इसमें आपको बटन गवर्नमेंट का उतारना पड़ता। हमने 2 सवाल दिए, इन्होंने दोनों के जवाब नहीं दिए। ये बताते स्टेट वर्सेस पीपल, जवाब नहीं आया। ये सिविलियन वॉर की एग्जांपल देते कि हाँ आज कराची के शहर के जो लोग हैं वो स्टेट की रिट को इनकार कर रहे हैं। ये इन्होंने ये नहीं बताया कि कराची के हुकूक की बात करके गए। आप बताते कि कराची के लोग आज गवर्नमेंट को बिल नहीं दे रहे। आज ये बताते कि कराची की आवाम टैक्स नहीं दे रही। ये बताते कि आज कराची की आवाम पुलिस या रेंजर्स या फौज को मार रही है क्योंकि उन्होंने रेवोल्यूशन लेके आ रहे हैं। ये नहीं बता रहे। ये इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि ये क्या बता रहे, पॉलिसी के मसले। पॉलिसी पर जब बहस ही नहीं है तो ये करने क्या है, मुझे समझ नहीं आई। जावे वाला, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो आपके आने वाले जो पॉलिसीज या लॉज होंगे वो इस्लाम के बुनियाद पे बनेंगे। आपकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये है, अगर आपका स्टेट इस्लामिक आइडियोलॉजी पे नहीं है, इतना वीक है, तो आप पाकिस्तान कोर्ट पैनल कोर्ट से 395C हटा के दिखा दें, अवाम आपका साथ दे देगी। लेकिन अवाम क्या साथ देगी, इस्लामिक आइडियोलॉजी का। तो यहाँ ये बात साबित हो रही है कि स्टेट पीपल के साथ चल रही है। अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बदलती है तो उसका क्या रद्द-ए-अमल होता है, ये आपको बताती है कि पीपल स्टेट के साथ है या नहीं। हम देखते हैं कि जब हुकूमत की तरफ से इस्लामी कवानीन में थोड़ी सी तरमीम करने की कोशिश की जाती है तो सबसे बड़ा इनको जो हडल सामने होता है वो अवाम की तरफ से होता है, और अवाम जो है इस्लामिक आइडियोलॉजी का साथ देती है। तो जनाबे वाला, अगर क्राइसिस होते तो अवाम साथ नहीं देती, लेकिन हम देखते हैं कि मेजॉरिटी साथ देती है। तो जनाब वाला, हमारा कंपैरेटिव एनालिसिस इस बात पर बेस करता है कि हमने इनके केस के साथ क्लैश किया। ये पैरेलल केस जो पॉलिसी पे लेके आए थे उस पे साथ चलते रहे। ये हमें अपने केस के साथ क्लैश नहीं कर सके, जो कि टेक्निकल एक बटन था जो कि पूरा नहीं कर सकते। इस वजह से ये केस यहाँ हार जाते हैं। जनाब वाला, अगर मेरा सेकंड स्पीकर या थर्ड स्पीकर स्पीच ना भी करता तब भी हार गए थे, क्योंकि इन्होंने पॉलिसी में लेकर चले गए और पॉलिसी की नाकाम बातें बताते रहे। आप बताते ना कि भाई आइडेंटिटी क्राइसिस जब आते हैं तो मुल्क के क्या हालात होते हैं। फेलियर स्टेट की बात करने लगे कि पाकिस्तान इतना फेल है कि अपनी चाइना को सपोर्ट कर रहा है, उनको सपोर्ट कर रहा है। तो जनाब वाला, स्टेट फेल का मतलब ये नहीं होता कि पॉलिसी में अगर नाकाम है तो वो ये करे। फेल स्टेट का मतलब होता है कि आवाम स्टेट का कहना ही नहीं मान रही, स्टेट के हर अहकाम के खिलाफ जा रही है, स्टेट की रिट को चैलेंज कर रही है। आप एग्जाम्पल कोट तो करते कि मेजॉरिटी ऑफ ग्रुप जो है वो स्टेट के खिलाफ जाके इस्लामाबाद उन्होंने रोक दिया और बोला कि आज स्टेट को डिसॉल्व कर दो और आज इस्लामिक आइडियोलॉजी को खत्म कर दो, कम्युनिज्म लेके आओ, सोशलिज्म लेके आओ, कोई डिमांड लेके आओ। तो जनाब वाला, हमारा यहाँ पे केस खत्म होता है और इनका केस पहले ही खत्म हो चुका था। अगर हम नहीं भी बोलते हम जीत जाते हैं। शाहरुख खान ने 6 मिनट और 18 सेकंड गुफ्तगू की। मैं चाहूँगा दोनों टीम्स अपनी नशिस्त से खड़े हों और मुखालिफ टीम के साथ कोनी मिलाइए, हाथ ना मिलाइए, SOPs का ख्याल रखिए। यहाँ पर हमारा यंग लीडर्स पार्लियामेंट्री डिबेट का फाइनल डिबेट मैच अपने अख्ताम को पहुंचता है। एजुडिकेटर्स कुछ वक्त लेंगे फैसले के लिए, मगर हमारी 23 मार्च के हवाले से यूथ पार्लियामेंट की जो महफिल है वो जारी रहे।